नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स ऑन, यानी कि ये कब लागू हुआ या कब प्रवृत्त हुआ। ए 1 जनवरी 2008 के दिन, बी 31 मार्च 2008 के दिन, सी 18 अक्टूबर 2008 के दिन, डी 31 दिसंबर 2008 के दिन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 31 दिसंबर 2008 के दिन। नंबर 2, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू, यानी कि इसका विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन ए द होल ऑफ इंडिया, यानी कि संपूर्ण भारत पर, बी द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, सी द होल ऑफ इंडिया आफ्टर द अमेंडमेंट मेड बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया है उसके बाद ये पूरी संपूर्ण भारत पर लागू हुआ, या डी द होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी कि संपूर्ण भारत पर लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर, यानी कि द होल ऑफ इंडिया। नंबर 3, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 वाज अमेंडेड बाय, इसमें कब संशोधन हुआ। ऑप्शन ए द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2018 नंबर 28 ऑफ 2018 में, या बी द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2019 नंबर 28 ऑफ 2019 में, नंबर सी द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2019 नंबर 16 ऑफ 2019, या ऑप्शन डी द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 नंबर 34 ऑफ 2019। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 2019 में इसमें संशोधन किया गया था और इसका जो अधिनियम संख्या क्रमांक था वह नंबर 16 था 2019 का। नंबर 4, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 अप्लाइज, यानी कि किस पर लागू होता है ये वाला जो एक्ट है। ए टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिसाइडिंग इन इंडिया, मतलब जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक जो भारत में रहते हैं उन पर। ऑप्शन बी टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, या जो भारत के नागरिक हैं और भारत के बाहर रहते हैं उन पर, या ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबाउ, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबाउ, ये दोनों पर लागू होता है। नंबर 5, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 कोड संहिता मीन्स, यानी कि इसके अंतर्गत जो संहिता शब्द यूज़ किया गया है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए इंडियन पिनल कोड 1860, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860, या ऑप्शन बी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, या ऑप्शन सी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, यानी कि परिभाषा के अंतर्गत ऑफ दिस एक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स, यानी कि लोक अभियोजक का क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15, ऑप्शन बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15, यानी कि एक लोक अभियोजक या एक अपर लोक अभियोजक जो कि सेक्शन 15 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, या ऑप्शन सी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 15, या फिर डी नन ऑफ द अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एक लोक अभियोजक या एक अपर लोक अभियोजक या एक विशेष लोक अभियोजक जो कि धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। नंबर 7, अंडर दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट कैन बी कंस्टिट्यूटेड बाय, यानी कि विशेष न्यायालय किसके द्वारा गठित किए जाएंगे इस जो एक्ट है इसके अंतर्गत। ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी हाई कोर्ट, डी बोथ ए एंड बी अबाउ। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी अबाउ। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पर स्पेशल कोर्ट गठित कर सकते हैं, जो कि हमने सेक्शन 11 और सेक्शन 22 में इसको पढ़ा था। नंबर 8, अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बी कंस्टिट्यूटेड, यानी कि जो ये एजेंसी है यह इस एक्ट के या इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत गठित की जाती है। ऑप्शन ए सेक्शन 3, बी सेक्शन 4, सी सेक्शन 5, डी सेक्शन 6। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण वो है इसके अंतर्गत गठित किया जाता है। नंबर 9, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में बी कंस्टिट्यूटेड बाय, तो ये जो गठित की जाती है एजेंसी ये किसके द्वारा की जाती है।
ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बी सेंट्रल गवर्नमेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह लेके इसको गठित करती है, या ऑप्शन सी प्रेसिडेंट विथ कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राष्ट्रपति जो है केंद्र सरकार से सलाह लेके इसे गठित करते हैं, या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट विथ कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वह केंद्र सरकार से सलाह लेके इसे गठित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 10, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज कंस्टिट्यूटेड फॉर, जो ये एजेंसी गठित की जाती है ये किसके लिए की, यानी क्यों की जाती है। ऑप्शन ए इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि अन्वेषण करने के लिए, बी प्रोसिक्यूशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, यानी अभियोजन करने के लिए, ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, या ऑप्शन डी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, यानी कि अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए, जो अपराध जो होता है उसका अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए इस एजेंसी को गठित किया जाता है। नंबर 11, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज कंस्टिट्यूटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ, वो किस तरीके के अपराध के लिए जो है इस एजेंसी को गठित किया जाता है, किस तरीके के अपराध का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए इस एजेंसी को गठित किया जाता है। ऑप्शन ए ऑफेंसेस ऑफ सेडिशन, यानी कि राजद्रोह, एंड टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद, या बी ऑफेंसेस ऑफ कस्टम, यानी कि सीमा शुल्क, एंड एक्साइज, यानी कि आबकारी। ऑप्शन सी ऑफेंसेस अंडर द एक्ट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल, अनुसूची के अंतर्गत, मतलब जो NIA जो हमारा एक्ट है इसके अंतर्गत जो अनुसूची दी गई है उसके अंतर्गत जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उसके लिए, या फिर डी ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो NIA के अंदर जो अनुसूची दी गई है उसके अंदर जो अपराध बताए गए हैं उसको जो है इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूशन करने के लिए ये एजेंसी काम करती है। नंबर 12, अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट हु may exercise थ्रू आउट इंडिया एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। इसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका कौन सा ऑफिसर, यानी कि कौन सा अधिकारी जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पुलिस स्टेशन है उसका जो भार साधक अधिकारी होता है उसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। तो ऑप्शन ए एनी ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन बी एनी ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अबाउ द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि उप निरीक्षक से ऊपर की पंक्ति का जो अधिकारी है वो कर सकेगा, या ऑप्शन सी एनी ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और अबाउ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि निरीक्षक के ऊपर से जो रैंक से ऊपर का जो अधिकारी है वो कर सकेगा, या डी नन ऑफ द अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी एनी ऑफिसर ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो कि सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का हो। नंबर 13, द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैल वेस्ट इन, यानी कि जो इसका अधीक्षण होगा, मेन जो इसका पावर होगा वो किसके पास होगी। तो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के पास, बी नेशनल इन्वेस्टिगेशन काउंसिल के पास, सी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या डी प्रेसिडेंट के पास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी मेन पावर होगी। नंबर 14, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शैल वेस्ट इन एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड एज द डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय, यानी कि जो ये एजेंसी बनाई जाती है इसके लिए एक डायरेक्टर जनरल यानी कि एक महानिदेशक नियुक्त किया जाता है ताकि वो इस पूरी एजेंसी का जो है प्रशासन कर सके। तो वो प्रशासक जो नियुक्त किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, ए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बी नेशनल इन्वेस्टिगेशन काउंसिल के द्वारा, या सी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या डी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और हाँ, हाल ही में जो अभी फ़िलहाल में जो इसके महानिदेशक हैं वह है मिस्टर योगेश चंद्र मोदी। नंबर 15, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग देयर ऑफ अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC रिलेटिंग टू एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू। यहाँ यह पूछा गया है कि अगर कोई कंप्लेन जो है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी धारा 154 जो है दंड प्रक्रिया संहिता की उसके अंतर्गत अगर दर्ज करता है और उसे लगता है कि वो कोई अनुसूचित अपराध है तो वो उसकी जो जानकारी है वो किसे प्रेषित करेगा या किसे भेजेगा, ए सेंट्रल गवर्नमेंट को, बी स्टेट गवर्नमेंट को, सी डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ, या डी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने जैसा पढ़ा था कि वो पहले जो रिपोर्ट आएगी वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। Number 16, on receipt of the report from the state government, the central government shall determine whether the offence is scheduled offence or not। यहाँ ये पूछा गया है कि जो रिपोर्ट उस पुलिस अधिकारी ने
स्टेट को भेजी और स्टेट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को यह डिसाइड करना है कि वह जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो उसमें अपराध है वो जो है अनुसूचित अपराध की कैटेगरी में आता है या नहीं। तो उसके लिए कितना समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, तो ए विद इन 15 डेज, बी विद इन 30 डेज, सी विद इन 45 डेज, डी विद इन 60 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 15 दिनों के अंदर वह ये तय करेगी कि वो जो अपराध है वो अनुसूचित कैटेगरी का जो है या नहीं है। 17 सुओ मोटो, यानी कि जो स्व प्रेरणा से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह कब टू डायरेक्ट द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस एनविसेज्ड इन। इसका मतलब यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कब ऐसा कर सकेगी या खुद से स्व प्रेरणा से किसी ऐसे मैटर में इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसी को आदेश दे सकेगी। तो वो ऑप्शन ए सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, बी सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, सी सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 या डी सेक्शन 6 सबसेक्शन 7। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी सेक्शन 6 सबसेक्शन 5। उसके अंदर यह बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6 के जो अंदर जो बंद किए गए हैं, यानी कि जो प्रोविज़न किए गए हैं, उनके रहते हुए भी अगर उसको किसी मामले में लगता है कि उसका जो है डायरेक्टली उसके अंदर इंटरफेयर करना ज़रूरी है या उसकी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, तो वह जो है एजेंसी को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकेगा। नंबर 18 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेज गिवन इन। अभी तक हमने देखा कि केंद्र सरकार कहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अब यहाँ पूछ रहा है वो कि स्टेट गवर्नमेंट कब इन्वेस्टिगेट कर सकेगी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को। तो ऑप्शन ए सेक्शन 8 में, बी सेक्शन 10 में, सी सेक्शन 11 में या डी सेक्शन 12 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी सेक्शन 10 के अंदर। नंबर 19 अंडर सेक्शन 11 ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 हु इज़ एम्पावर्ड टू डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट। यहाँ यह बताया गया है कि कौन किसके पास ऐसा अधिकार है कि वह जो सेशन कोर्ट है उसको विशेष न्यायालय के रूप में डेजिग्नेट कर सकेगा या अभिहित कर सकेगा, यानी कि उसको उस पोजीशन पर कन्वर्ट कर सकेगा। ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या डी हाई कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 20 द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल डेजिग्नेट कोर्ट ऑफ सेशन एज स्पेशल कोर्ट इन कंसल्टेशन विथ ए स्टेट गवर्नमेंट, बी द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सी द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या डी अ बोर्ड कंस्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। इसका जो राइट आंसर है वह है द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि वो जो जिस राज्य में विशेष न्यायालय बनाने वाला है उस राज्य के उच्च न्यायालय से उस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करके वहाँ पे जो सेशन न्यायालय है उसको विशेष न्यायालय में कन्वर्ट करेगा या डेजिग्नेट करेगा। नंबर 21 हु इज़ एम्पावर्ड टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट टू एनी अदर स्पेशल कोर्ट। यानी कि किसके पास ऐसी पावर है कि वह किसी विशेष न्यायालय में कोई पेंडिंग मामला है तो उसको किसी दूसरे विशेष न्यायालय में जो है अंतरण कर सके या ट्रांसफ़र कर सके। तो ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी बोथ ए एंड बी अबाउ या डी नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बोथ ए एंड बी अबाउ। हमने देखा था कि इस जो ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन देना होगा, और अगर भारत का महान्यायवादी यानी कि जो है उसके अलावा अगर कोई आवेदन करता है तो उसे जो है शपथ पत्र देना होगा, उसके साथ में आवेदन दिया जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है वह उसको ट्रांसफ़र करेगा। नंबर 22 अंडर सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट हु शैल अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। यानी कि जो धारा 15 है उसके अंतर्गत कौन जो है लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकता है। ए स्टेट गवर्नमेंट, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी हाई कोर्ट या डी स्पेशल कोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर 23 इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन इन अ समरी ट्रायल अंडर सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट इट शेल बी लॉफुल फॉर स्पेशल कोर्ट टू पास अ सेंटेंस ऑफ। यानी कि जब एक विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत कोई सुनवाई कर रहा है या कार्रवाई कर रहा है और उस कार्रवाई का जो विचारण जो है वो संक्षिप्त विचारण चल रहा है, जो कि सीआरपीसी के अंदर हमने देखा था 263 से 265 के बीच में दिया हुआ है, तो अगर उसके द्वारा अगर वो जो है संक्षिप्त विचारण कर रहा है तब एक कितना सेंटेंस यानी कि कितना कारावास या कितनी सज़ा जो है वह लॉफुली यानी कि विधि के अकॉर्डिंग उसको दे सकेगा। ऑप्शन ए इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। यानी कि कारावास जो 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा और जुर्माना जो कि 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा। बी कारावास जो कि 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो कि 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा। या सी 6 मंथ यानी कि 6 माह तक का कारावास या फिर जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा।
या फिर डी नन ऑफ द अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज़। नंबर 24, अपील अंडर सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट शैल बी। जो सेक्शन 21 के अंदर में देखी थी कि अपील किस तरीके से करी जाएगी, कौन करेगा, तो उसमें जो पूछा गया है कि वो किसके बेसिस पे की जाएगी। ए ऑन फैक्ट्स यानी कि तथ्य के बेसिस पे, या बी ऑन लॉ यानी कि विधि के कोई प्रश्न के ऊपर, या सी तथ्य और विधि दोनों के ऊपर, या डी नन ऑफ द अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ यानी कि तथ्य और विधि दोनों के ऊपर इसमें अपील की जा सकती है। नंबर 25, नो अपील शैल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ, यानी कि कब कोई भी अपील जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, एक ऐसा टाइम कौन सा है उसके बीत जाने के बाद कोई अपील एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन ए 45 डेज, बी 60 डेज, सी 90 डेज, या डी 120 डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 90 डेज। यह थे दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक्ट से रिलेटेड। आप इनको एक बार अच्छे से देखिएगा, अगर कहीं डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे जो नया सब्जेक्ट है उसका वीडियो भी जल्द से जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।